जय हिंद आप सभी को। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे और ये मॉडल पेपर 2021 का है, जो पिछली बार TGT का पेपर हुआ था उसका मॉडल पेपर लेकर के मैं आई हूँ। तो आज की वीडियो में देखेंगे कौन कौन से प्रश्न जो है TGT में पूछे गए थे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हो सकता है कुछ प्रश्न रिपीट हो जाएँ। तो चलिए इस मॉडल पेपर को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है। तो विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म कौन सा है? अज्ञ विज्ञ, आद्यतन पुरातन, अजय विजय कि अर्वाचीन नवीन। तो ये अर्वाचीन और नवीन जो डी वाला ऑप्शन है ये जो है असंगत युग्म है। क्यों? क्योंकि अर्वाचीन का मतलब भी नया होता है और नवीन का मतलब भी नया होता है। यही अपने आप में असंगत है, बाकी सभी ऑप्शन जो हैं संगत हैं। अगला प्रश्न है कि लौट कर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा आगत, विगत, तथागत या प्रत्यागत। तो इसका डी वाला ऑप्शन है। लौट के आए हुए के लिए जो शब्द इस्तेमाल होता है वो प्रत्यागत होता है। तो डी वाला ऑप्शन जो है वो सही है। तीसरा प्रश्न है कि कुलंकषा किसका पर्यायवाची है? नौका का कि नदी का, बिजली का या रात्रि का? तो कुलंकषा जो है वो नदी का पर्यायवाची है। तो बी वाला ऑप्शन सही है तीसरे प्रश्न का। चौथा प्रश्न है कि विड़ापाड़ी में समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है या द्विगु समास है? तो विड़ापाड़ी में बहुब्रीहि समास है, यानी बीड़ा को धारण करने वाली अर्थात सरस्वती जी, क्योंकि बहुब्रीहि समास जो होता है वो अपने पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों को छोड़ करके एक विशेष अर्थ रखता है। तो जो है अपने पूर्व पद और उत्तर पद को छोड़ करके विशेष अर्थ रखे वो बहुब्रीहि समास होता है। तो चौथे का सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पारखी पंक्ति के रचयिता कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, नागार्जुन, रामविलास शर्मा या मुक्तिबोध? तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है रामविलास शर्मा वो सही है। शुद्ध कला के पारखी कहते हैं उस पारखी पंक्ति के रचयिता रामविलास शर्मा है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक, आभ्यंतरिक या आभ्यंतरिक? तो इसमें से जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है कि आभ्यंतरिक जो है ये शुद्ध है, क्योंकि इसमें इक प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है। तो 6 प्रश्न हो गए। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है 7वां प्रश्न है कि लिख पर वे चले जिनके चरण दुर्लभ और हारे हैं, हमें तो जो हमारी यात्रा से बने ऐसे अनिर्मित पंथ हमारे हैं प्यारे हैं। इन पंक्तियों के सृजेता हैं भारत भूषण अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, चंद्रकांत देवताले या भवानी प्रसाद मिश्र? तो 7वें प्रश्न का जो ऑप्शन है बी सही है। सर्वेश्वर दयाल जो सक्सेना है वो जो है इस पंक्ति की क्या है? सृजेता हैं। तो जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। 8वां प्रश्न है कि पार्श्व नाथ चरित के लेखक कौन है? वीर नंदी, धनंजय, मुनजिन विजय कि वादिराज? तो इसका जो डी वाला जो ऑप्शन है वह सही है कि वादिराज जो है वो पार्श्वनाथ चरित के लेखक हैं। तो 8वें प्रश्न का डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है जहाँ वक्रता सर्प के चाल में थी, प्रजा में नहीं थी ना भूपाल में थी, उपर्युक्त पंक्तियाँ किस अलंकार की उदाहरण हैं? अर्थांतरन्यास, परिसंख्या, विभावना या अपहृति? तो इसमें जो है बी वाला ऑप्शन जो है वो परिसंख्या अलंकार की उदाहरण है। 10वां प्रश्न है कि जहाँ राधा आनंद उदित निस्बासर आनंद और तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरोचन? पंक्ति में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है, प्रतीप अलंकार है, अनन्वय अलंकार है या दीपक अलंकार है? तो इसका जो है 10वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है कि इसमें जो है प्रतीप अलंकार है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न है नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊट पटांग में
समास है। ऊट पटांग में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है या द्वंद्व समास है, द्विगु समास है या तत्पुरुष समास है? तो ऊट पटांग में वैसे देखा जाए तो तत्पुरुष समास भी हो सकता है। अगर एक तरफ से अगर इसका अर्थ निकालें तो तत्पुरुष समास भी हो सकता है। कैसे? अगर हम बोले कि ऊट पटांग को अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या निकलेगा? ऊट पटांग, तो उस तरह से तत्पुरुष समास निकलता है। लेकिन इसमें जो है बहुब्रीहि समास भी हो सकता है। ऊट पटांग, ऊट पटांग का मतलब क्या होता है? बेतुका। तो इसलिए जो है आयोग ने इसको तत्पुरुष समास नहीं माना है, आयोग ने इसको बहुब्रीहि समास माना है। तो ऊट पटांग में कौन सा समास है? ऊट पटांग में बहुब्रीहि समास है। तो 11वें प्रश्न का ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 12वां प्रश्न है कि गुरुवे शब्द का सही संधि विच्छेद होगा गुरु प्लस वे, गुरु प्लस ए, गुरु प्लस वे, गुरु प्लस ए। तो इसका जो 12वें प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन है ये सही है। गुरु प्लस ए जो होता है वो गुरुवे होता है, तो इसमें डी वाला ऑप्शन सही है। 13वां प्रश्न है कि जिस पद में पूर्व या उत्तर पद के बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें होता है बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, अव्ययी भाव समास या द्वंद्व समास। तो 13वें प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि बहुब्रीहि समास में ही क्या होता है? बहुब्रीहि समास अपना पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों को छोड़ करके अन्य अर्थ की प्रधानता रखता है, तो इसलिए जो है ये बहुब्रीहि समास है। 14वां प्रश्न है कि कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक वर्णन से संबंधित ग्रंथ कौन सा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, राउर बेल है, कुबलय माला कथा है, वर्ण रत्नाकर है। तो इसका जो है बी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। इसमें जो राउर बेल है इसमें जो है कलचुरी वंश की 7 नायिकाओं के नक्सिक का वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न है कि ज्ञानचंद्र जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? जैनेन्द्र कुमार से, अमृतलाल नागर से, यशपाल से कि उषा प्रियमवदा से? तो इसमें जो जीवनी है वो अमृतलाल नागर की जीवनी है, तो उसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न है कि अंतःकरण की प्रवृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। यह काव्य लक्षण किसने प्रस्तुत किया? रामचंद्र शुक्ल ने कि श्याम सुंदर दास ने कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने? तो अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। ये जो कथन है, ये जो काव्य लक्षण है, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रस्तुत किया था। तो 16वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। 17वां प्रश्न है कि प्रसंग गर्भत्व इनके गद्य की निजी विशेषता है। इनकी भाषा सरल और व्यंजनापूर्ण है, बीच बीच में हास्य और व्यंग्य भी है। यह कथन किसके प्रति है? बाबू श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा या आचार्य रामचंद्र शुक्ल या अध्यापक पूर्ण सिंह? तो ये जो कथन है ये अध्यापक पूर्ण सिंह के बारे में कहा गया है। तो इसका जो है 17वें प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। 18वां प्रश्न है कि बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार है, तो रूपक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, श्लेष अलंकार है या यमक अलंकार है? तो 18वें का जो ए वाला ऑप्शन है रूपक अलंकार, इसमें जो है रूपक अलंकार है, क्योंकि रूपक अलंकार में क्या होता है? उपमेय और उपमान में जो भेद रहित आरोप होता है, यानी कि उपमेय और उपमान में कोई भेद होता ही नहीं है। जहाँ वहाँ क्या होता है? वहाँ रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि गणनावाचक शब्द आयुतम किसके लिए प्रयुक्त होता है? 10 लाख, 1 लाख, 5,000 या 10,000? तो गणनावाचक जो शब्द आयुतम है वो 10,000 के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो 19वें प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। 20वां प्रश्न है कि मर गया दीपनाथ नामक चर्चित कहानी के लेखक हैं चंद्रकिशोर जायसवाल, रमाकांत श्रीवास्तव, रमणिका गुप्ता या संजीव? तो ये मर गया दीपनाथ नामक जो चर्चित कहानी के जो लेखक हैं वो चंद्रकिशोर जायसवाल हैं। इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं जला समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रस्तुत पंक्तियों में काव्य का कौन सा गुण मौजूद है? माधुर्य, ओज, प्रसाद या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है कि ये कविता अपने आप में पढ़ने में ही ओज गुण से परिपूर्ण लग रही है। तो इसमें कौन सा जो है गुण है? इसमें ओज गुण है। 22वां प्रश्न के निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह नरेंद्र शर्मा का नहीं है? कर्णफूल, शूलफूल, प्रवासी के गीत या अपराजिता। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। अपराजिता जो है ये नरेंद्र शर्मा का नहीं है। अपराजिता जो है किसका है? कात्यायनी का है। किसका? कात्यायनी। थोड़ा सा लिखने में इसको आप नोट कर लीजिएगा। किसका है? कात्यायनी। कात्यायनी का है। अगला प्रश्न है बैलगाड़ी में समास है। तो बैलगाड़ी में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है। तो तत्पुरुष समास है क्योंकि क्या है? बैलों की गाड़ी है। तो इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न है कि प्रेम कहानी में उठने वाले सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास कौन सा है? नीलू नीलिमा नीलोफर जो कि भीष्म साहनी की है, जुलूस फणीश्वर नाथ रेणु की है, खुदा सही सलामत है रविंद्र कालिया का, या मुझे चाँद चाहिए सुरेंद्र वर्मा का। तो इस कहानी में जो सामाजिक अवरोधों की पृष्ठभूमि पर लिखी गई प्रेम कहानी है वो नीलू नीलिमा और नीलोफर 3 लड़कियों की कहानी है और भीष्म साहनी ने इसको लिखा है। तो इसमें जो है ए वाला ऑप्शन सही है। 25वां प्रश्न है कि बिना और सोफिया किस प्रसिद्ध उपन्यास के पात्र हैं? सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि या कायाकल्प। तो इसमें जो है जो रंगभूमि है इसमें जो है बिना और सोफिया उपन्यास के पात्र आपको मिलेंगे। तो इसका जो 25वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि युष्मत् शब्द की चतुर्थी विभक्ति एक वचन के रूप हैं। तुभ्यम तथा एव, तुभ्यम तथा ते, तुभ्यम तथा तो या त्वया तथा त्वाम। तो इसका जो ऑप्शन बी वाला ऑप्शन है वो सही है कि तुभ्यम तथा ते ये जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। सत्ताईसवां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा सात्विक अनुभाव नहीं है? रोमांच, कंप, विषाद या प्रलय। इसका जो सी वाला ऑप्शन है विषाद ये सात्विक अनुभव नहीं है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में स्त्री शब्द है? जवाब, गुलाब, हिसाब या शराब। तो इसमें से जो स्त्रीलिंग जो शब्द है वो क्या है? वो शराब है, क्योंकि हम लोग अक्सर बोलते हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए। ये नहीं बोलते शराब नहीं पीना चाहिए। इसको अगर आप सही शब्द में इस्तेमाल करेंगे, जैसे हम बोलते हैं कि पुलिस आई, पुलिस क्या है? पुलिस स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो इस तरह से शराब भी हम नहीं बोलते कि पुलिस आया। जब भी कोई बात होती तो बोलते हैं पुलिस आई। इस तरह से हम लोग ये भी बोलते हैं कि शराब नहीं पीनी चाहिए। तो इस तरह से शराब जो है क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। 29वां प्रश्न है कि द्रक्ष्यति शब्द दृश्य धातु के किस लकार वचन एवं पुरुष का रूप है? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन, या लोट लकार मध्यम पुरुष द्विवचन, या तीसरा है लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, या चौथा है लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है कि जो द्रक्ष्यति शब्द है वो दृश्य धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। 30वां प्रश्न है विधा की दृष्टि से कौन सी रचना अन्य 3 से भिन्न है? मुर्दहिया, मणिकर्णिका, कितनी धूप में कितनी बार, या बट वृक्ष की छाया। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है कि ये जो है तीनों से भिन्न है। जो डी वाला ऑप्शन है ये सही है। 31वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में एक मार्कंडे की कहानी नहीं है। कौन सी नहीं है? महुए का पेड़,
रामलीला, पान फूल या हंसा जाए अकेला। तो ये जो बी वाला ऑप्शन है ये मारकंडे की नहीं है, बाकी महुए का पेड़ है, पान फूल है, हंसा जाए अकेला है। लेकिन ये जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है कि ये जो है मारकंडे की कहानी नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है 32वां प्रश्न, वो जो है निम्नलिखित कृतियों को उनके प्रकाशन वर्ष के अनुसार आरोही क्रम में व्यक्त करने वाली श्रेणी है। जय भारत, साकेत, भारत भारती, यशोधरा, या भारत भारती, साकेत, यशोधरा, या जय भारत, या भारत भारती, जय भारत, साकेत, यशोधरा, या डी जो है यशोधरा, साकेत, भारत भारती या जय भारत। तो इसमें से जो है जो पहला ऑप्शन है वो सही है कि भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत। ये जो बी वाला ऑप्शन है ये सही है कि पहले जो है बी वाला ऑप्शन सही है कि भारत भारती है, फिर साकेत है, फिर यशोधरा है, फिर जय भारत है। इसका बी वाला ऑप्शन 32वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। 33वां जो प्रश्न है वो है हिंदी काव्यशास्त्र में बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं कौन है? माता प्रसाद, भगीरथ मिश्र, भिखारी दास या गणपत चंद्रगुप्त। इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है कि हिंदी काव्यशास्त्र में जो बौद्धिक रस की स्थापना करने वाले विद्वान हैं वो गणपति चंद्रगुप्त हैं। तो 33वें प्रश्न का डी वाला ऑप्शन सही है। 34वां प्रश्न है कि ना धर्म वृद्धेश वया समीक्षते, यह सूक्ति किस कवि की है? कालिदास की, भारवी की, माघ की या श्रीहर्ष की। तो ये जो उक्ति है ये कालिदास की है, न धर्म वृद्धेश वया समीक्षते, और ये जो है उनके कुमार संभोम से ली गई है। तो 34वें प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही है। 35वां प्रश्न है भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था सत्य हरिश्चंद्र, विद्या सुंदर, भारत दुर्दशा, सती प्रताप। ये भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा हुआ है। इसका ए वाला ऑप्शन 35वें प्रश्न का जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है कि जो सत्य हरिश्चंद्र था वो भारतेंदु नाटक मंडली द्वारा अभिनीत पहला नाटक था। 36वां प्रश्न है कि प्रसन्न पद नव्यार्थ युक्तोद्बोध विधायिनी स्फुरंती सत्कवेर बुद्धि प्रतिभा सर्वतोमुखी। उक्त कथन किसका है? मम्मट का, वाग्भट का, रुद्रट का या विश्वनाथ का। तो ये जो कथन है ये जो है हाँ मम्मट का कथन है। इसका जो है 36 का जो है ए वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि संस्कृत के प्रथम नाटककार कौन है? कालिदास, शूद्रक, विशाखदत्त या भास। तो संस्कृत के जो प्रथम नाटककार माने जाते हैं वो भास माने जाते हैं। तो 37वें प्रश्न का जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। 38वां प्रश्न है कि प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का उल्लेख किस साहित्यकार ने किया? प्रेमचंद, मुक्तिबोध, अज्ञेय या नागार्जुन। तो प्रगतिवाद आंदोलन के सैनिक रूप का जो उल्लेख है वो किसने किया? वो मुक्तिबोध ने किया था। तो 38वें प्रश्न का बी वाला ऑप्शन सही है। 39वां प्रश्न है कि हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस इतिहासकार ने किया? रामचंद्र शुक्ल ने, इब्न बतूता ने, कि अबू सईद ने, कि बदायूनी ने। तो कहीं कहीं इब्न बतूता भी मिलता है लेकिन आयोग ने जो है अबू सईद को माना है। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है कि अबू सईद जो है वो हिंदवी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। 40वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? पुतलिपा, मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीकारा। तो इसका जो पहला वाला ऑप्शन है ये जो है सही है क्योंकि पुतलिपा कोई योगिनी नहीं है, ये एक बल्कि योगी हैं। और बाकी मणिभद्रपा, कनकलापा, लक्ष्मीकरा ये सभी क्या हैं? योगिनियाँ हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है 41वां प्रश्न, निम्नलिखित
शब्दों में से कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु, रेणु, सेतु या रज्जु? तो जो सेतु है ये स्त्रीलिंग नहीं है, इसका सी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। 42वां प्रश्न है कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र या डॉक्टर बच्चन सिंह? तो डी वाला ऑप्शन सही है, डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है ये कि उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। पिछली बार जो प्रश्न जब वो पेपर हुआ था तो उन्होंने जो पेपर बनाया था जिसने भी, उन्होंने ज़्यादातर बच्चन सिंह की जो किताब है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उससे ज़्यादातर क्वेश्चन उठाया था। तो अगर आप तैयारियां कर रहे हैं तो आप मुंशी प्रेमचंद के साथ साथ डॉक्टर बच्चन सिंह को ज़रूर पढ़िएगा, क्योंकि आपकी बार भी हो सकता है कि दोनों लोगों से मिला करके प्रश्न पूछे जाएं। इसलिए दोनों बुक्स जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। किसी एक बुक को ना पढ़ करके आप दोनों बुक को पढ़िएगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है? पा, फा, धा या जा? तो साफ साफ पता चल रहा है कि जो धा शब्द है, धा वर्ण जो है ये क्या है? ये ओष्ठ ध्वनि नहीं है। 44वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? प्रेम सागर, लाल चंद्रिका, रानी केतकी की कहानी या नासकेतोपाख्यान? तो इसका 44वें प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है कि रानी केतकी की कहानी लिखने वाले जो ईशा अल्लाह खां थे, वो जो है उनका जो संबंध था वो फोर्ट विलियम कॉलेज से नहीं था। अगला प्रश्न 45वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से असत्य कथन है? रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदवी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा है? या बी है दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है? सी है उसने कहा था कहानी सरस्वती पत्रिका में 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई? या डी है कि रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी? तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो गलत है। रक्षाबंधन जो कहानी है हरिकृष्ण प्रेमी ने नहीं लिखी थी। 46वां प्रश्न है कि वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? ऋषिकेश सुलभ की या प्रदीप जायसवाल की या सत्यकेतु विद्यालंकार की या डॉक्टर धर्मवीर की? तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है कि वधस्थल से छलांग जो है ऋषिकेश सुलभ की कहानी है। अगला प्रश्न देखते हैं 47वां प्रश्न। 47वां प्रश्न है कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? भिखारीदास, ब्रजनाथ या रामचंद्र शुक्ल या राम कुमार वर्मा? इसका ए वाला ऑप्शन सही है। भिखारीदास ने कहा था कि तुलसी गंग दुओ भय सुकविन के सरदार, ये भिखारीदास की बहुत ही प्रसिद्ध जो है कथन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, तवल्लकारा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तवधन लकारा या तवधन रिकारा या तवधन रिकारा या तवलधन कारा? तो इसका जो है जो सही शब्द है वो ऑप्शन बी है, तवधन रिकारा तवल्लकारा होगा। इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। 49वां प्रश्न है कि गासादातासी के इतिहास ग्रंथ लादा लितरेतुर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? 1848 ईस्वी में या 1868 ईस्वी में या 1871 ईस्वी में या 1888 ईस्वी में? तो इनका जो दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था ये सी वाला ऑप्शन सही है कि 1871 ईस्वी में जो है दूसरा संस्करण गासादातासी के ग्रंथ लादा लितरेतुर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। 50वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में रचना और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन कीजिए। पहला है हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल, दूसरा है फूल नाम है एक त्रिलोचन का, सी है नीली रेखा तक भवानी प्रसाद मिश्र या डी है लोग भूल गए शमशेर बहादुर सिंह?
तो जो डी वाला ऑप्शन है इसमें वो असंगत है, क्योंकि जो लोग भूल गए ये जो रचना है ये शमशेर बहादुर की नहीं है, ये किसकी है, ये रघुवीर सहाय की रचना है। ये शमशेर बहादुर की ना है, किसकी है, रघुवीर सहाय की रचना है। अगला प्रश्न है गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? लक्ष्मी, विस्तता, रूपना या तृप्ता? तो 51 का जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। गुरु नानक देव की जो माता का नाम है वो क्या है, वो तृप्ता है। और ये प्रश्न एलटी में भी पूछा हुआ प्रश्न था, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है 52वां प्रश्न है कि अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? दोहा, बरवे, सोरठा या रोला? तो 52वें प्रश्न का जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है। किसमें बरवे छंद है, क्योंकि बरवे छंद जो होता है उसके प्रथम और तृतीय जो है क्या बोल सकते हैं, उसमें क्या होते हैं, 12-12 मात्राएं होती हैं भाग में, और जो उसका दूसरा और जो चौथा भाग होता है उसमें कौन कौन मात्राएं होती हैं, उसमें 8-8 मात्राएं होती हैं। तो इसका जो है बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि एक ही कथानक चेतन उपन्यास के किस उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है? ये थोड़ा सा कट गया है। इसका है एक ही कथानक चेतन उपन्यास के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है, उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है। यानी कि जो उपेंद्र नाथ जो थे उनके कई उपन्यासों में जो है उनका जो पात्र है वो चेतन है, लेकिन इसमें से एक उपन्यास ऐसा है जिसमें जो है चेतन जो है उनका पात्र नहीं है। तो कौन सा है? गिरती दीवारें, या शहर में घूमता आईना, या गर्म राख, या एक नन्ही कंदील? तो गिरती दीवारें जो हैं इसमें भी कौन है? इसमें भी चेतन है। और शहर में घूमता आईना इसमें भी चेतन है। नन्ही कंदील जो है इसमें भी चेतन है, लेकिन जो गर्म राख है इसमें चेतन नहीं है। इसमें कौन है? इसमें है हरीश और हरीश हैं, और कौन है? दूरो। 2 पात्र इसमें हैं गर्म राख में। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है कि जो है गर्म राख में जो है इनका जो पात्र है वो चेतन नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, खग, शकुन, शकुन या शकुंत? तो ये जो खग है ये भी पक्षी का पर्यायवाची है, शकुन भी पक्षी का पर्यायवाची है, और शकुंत जो है वो भी पक्षी का पर्यायवाची है। पर जो सी ऑप्शन है शकुंद, ये पक्षी का पर्यायवाची नहीं है। ये वाला जो है ऑप्शन गलत है। शकुंद का मतलब होता है कनेर का वृक्ष होता है। तो इस तरह से जो है 45 प्रश्न का जो सी वाला ऑप्शन है वो गलत है। अगला प्रश्न है संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणक विशेषण का प्रयोग किया? तभी जब हमने पिछली क्लास पढ़ाई थी आपको संस्कृत साहित्य, तो उसमें हमने ये प्रश्न करवाया है। ऑप्शन है कालिदास, भारवी, भवभूति या बाणभट्ट। तो इसमें जो है भवभूति जो थे वो अपने आप को क्या कहते थे? पदवाक्य प्रमाणज्ञ। तो इसका 55वें प्रश्न का सी वाला ऑप्शन सही है। 56वां प्रश्न है कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, या रामविलास शर्मा का, या बच्चन सिंह का? तो ये जो कथन है ये डॉक्टर बच्चन सिंह का है। तो डी वाला ऑप्शन सही है। 57वां प्रश्न है कि लकार और उनके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही नहीं है? लोट लकार, संभाव्य काल, लट लकार वर्तमान काल, लुट लकार भविष्य काल, या लंग लकार भूतकाल? तो इसका जो पहला ऑप्शन है लोट लकार संभाव्य काल, ये कालवाचक अर्थ जो है का जो युग्म है वो सही नहीं है। तो 57वें प्रश्न का ए वाला ऑप्शन गलत है। अगला प्रश्न है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था? हिंदी शब्द सागर, या हिंदी साहित्य कोश,
या हिंदी साहित्य सागर या हिंदी सरित सागर। तो इसका जो है पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही है कि हिंदी शब्द सागर जो है रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो पहले हिंदी शब्द सागर की ग्रंथ की भूमिका के रूप में छपा था, लेकिन बाद में कब 1929 ईस्वी में 1929 ईस्वी में जो है इसको एक स्वतंत्र पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया था। अगला प्रश्न है कि भाषा योग वशिष्ठ का रचना काल है 1730 ईस्वी कि 1741 ईस्वी या 1750 ईस्वी या 1761 ईस्वी। इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है कि भाषा योग वशिष्ठ का जो रचना काल है वो 1741 ईस्वी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि शोभा सरसानी न बखाने जात केहू भांति आने है पहान मानो काजर के ढोई के। ये किसकी जो है काव्य पंक्ति है? देवकी सेनापति की, मतीराम की या चिंतामणि की। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है सेनापति। ये जो है रीतिकालीन कवि थे और पूर्व रीतिकालीन कवि में सेनापति ही एक ऐसे कवि थे जिन्होंने प्रकृति का जो है श्रृंगारिक वर्णन किया है। इन्हें जो है प्रकृति का कवि भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? शौरसेनी अपभ्रंश से, कि मागधी अपभ्रंश से, कि अर्धमागधी अपभ्रंश से या ब्राह्मण अपभ्रंश से। तो ब्रज भाषा का जो विकास है वो शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। तो पहला वाला ऑप्शन सही है। मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी निकली है, मगही निकली है और मैथिली निकली है। अर्धमागधी अपभ्रंश से अगर बात करें तो अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी निकली है। ब्राह्मण की बात करें तो इससे सिंधी बोली निकली हुई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा अष्टछाप की स्थापना का वर्ष क्या है? 1555 ईस्वी या 1558 ईस्वी, 1560 ईस्वी या 1565 ईस्वी। ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कई बार पेपर में आया हुआ प्रश्न है। तो गोस्वामी विट्ठलनाथ द्वारा जो अष्टछाप की स्थापना का जो वर्ष है वो डी वाला ऑप्शन सही है कि 1865 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? शिक्षक, पौरुषेय, मायावी या सजावट। तो जो सजावट है इसमें कृत प्रत्यय है। ये जो है डी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है कि इसके प्रत्येक चरण में होते हैं। तो क्या होते हैं? 2 तगड़, 1 जगड़ तथा 2 गुरु के क्रम में 11 वर्ण होते हैं, या 1 जगड़, 1 तगड़, 1 जगड़, 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं, या 1 तगड़, 1 भगड़, 2 जगड़ और 2 गुरु के रूप में 14 वर्ण होते हैं, या 1 नगड़, 2 भगड़, 1 रगड़ के क्रम में 12 वर्ण होते हैं। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है कि जो द्रुत विलंबित छंद है उसमें 1 नगड़ होता है, 2 भगड़ होता है, 1 रगड़ के क्रम में इसमें 12 वर्ण आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया? हेमचंद्र ने, जोइंदू ने या धनपाल ने कि सोमनाथ ने। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है कि अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का जो आरंभ है वो जोइंदू ने किया था। इसका बी वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका संबंध है? निबंध संग्रह है महावीर प्रसाद द्विवेदी का, कि बालकृष्ण भट्ट का, कि प्रताप नारायण मिश्र का, कि बाल मुकुंद गुप्त का। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो सही है कि उपन्यास रहस्य शीर्षक से जो संबंध है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का संबंध है। इसका ए वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में तद्भव शब्द नहीं है? राजा, खेत, किसान या दाहिना। तो इसमें जो है अगर देखा जाए तो जो राजा शब्द है इसमें जो है तद्भव नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब तद्भव तो है पर शुद्ध रूप से तद्भव नहीं है, क्योंकि राजा का जो तत्सम होता है वो राज्ञा होता है। तो इस तरह से जो है ये जो तद्भव पूरी रूप से तद्भव नहीं माना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है समस्त पृथ्वी से संबंध रखने के लिए
एक शब्द होगा, सार्वकालिक या सर्वदैशिक या सार्वभौमिक या सार्वजनीन। तो इसका जो सी वाला ऑप्शन है वो सही है। समस्त पृथ्वी से संबंध रखने के वाले के लिए क्या कहा जाता है? सार्वभौमिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि पितृ शब्द के सप्तमी भक्ति के तीनों वचनों के रूप हैं क्रमशः पितर पितरो पितृषु या पितर पित्रो पितृषु या पिते पितो पितृषु या पितर पितरो पितेषु। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है वो सही है, पितर पित्रो पितृषु। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। 17वां प्रश्न है कि नदी कोश भर टेढ़ी है का संस्कृत अनुवाद होगा, क्या होगा? नदी क्रोशेण कुटिला या नदी क्रोशाय कुटिला या नदी क्रोशम कुटिला या नदी क्रोशात कुटिला। तो इसका जो बी वाला ऑप्शन है, बी वाला नहीं होगा, इसमें सी वाला ऑप्शन सही होगा, नदी क्रोशम कुटिला। ये वाला ऑप्शन सही है कि नदी क्रोशम कुटिला, नदी कोश भर टेढ़ी है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी के विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों में एक असत्य है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ, या हिंदी का विकास लगभग 1000 ईस्वी से माना जाता है, या हिंदी अपभ्रंश के बाद की भाषा है, या हिंदी एक वियोगात्मक भाषा है। तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वो गलत है कि हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ है। अगला प्रश्न है कि शयन में संधि है, अयादि स्वर संधि है कि यण स्वर संधि है कि गुण स्वर संधि या वृद्धि स्वर संधि है। तो शयन में जो है अयादि स्वर संधि है, इसका ए वाला जो ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है वह उस शाखा का वन विहंग उड़ गया मुक्त नभ निस्तरंग पंक्तियाँ किस छायावादी कवि की है? जयशंकर प्रसाद की, सुमित्रानंदन पंत की, या महादेवी वर्मा की, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो सही है। ये जो पंक्ति है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के तुलसीदास से लिया गया है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मैं तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? नागार्जुन की, शमशेर बहादुर की, केदारनाथ अग्रवाल की, या त्रिलोचन की। तो इसका जो आंसर है कि तुम्हें सौंपता हूँ किसका है? तो ये त्रिलोचन का है। डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। नागार्जुन की बात करें तो इनका युगधारा है, प्यासी पथराई आँखें हैं, रतिनाथ की चाची हैं। शमशेर की अगर रचनाओं की बात करें तो इनकी रात्रि है, लौट आ, ओधार, कुछ शेर। अगर केदारनाथ की बात करें तो इनकी गुल मेहंदी, जमुन जल तुम, जो शिलाएं तोड़ते हैं, फूल नहीं रंग बोलते हैं। इस तरह से इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजयिता और कृति का नाम बताइए। अंधायुग धर्मवीर भारती, एक कंठ विस्पाई दुष्यंत कुमार, एक आत्मव्यक्त मुक्तिबोध, या आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय। तो इसका जो आंसर है वो ए वाला ऑप्शन सही है। अंधायुग धर्मवीर भारती की जो है अंधायुग से ली हुई ये पंक्तियां हैं, जिसके रचयिता धर्मवीर भारती हैं। इस तरह से 75 प्रश्न आज की वीडियो में इतना ही सही, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अगले जो 75 प्रश्न बचे हैं वो आपको अगली क्लास में कराएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। धन्यवाद।